इंचार्ज मैं इस मंच में आपने संभाषण रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ऑनरेबल कैलाश विजय वर्गीय जी, कृपया आगे आप यहाँ पर रहिए। अरे भैया आपको सर को कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग ही है कुछ होने वाला। बोलिए भारत माता की जय हिंद, जय गोरखा, जय भारत। मंच पर उपस्थित इस सभा के सभापति और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र, मंच पर उपस्थित हमारे सभी इस गोरखा की पवित्र भूमि के नेतागण, सबके लिए ताली बजाएं जरा। इस विराट सभा में उपस्थित दार्जिलिंग के सभी भाइयों बहनों, पहली मंजिल पे खड़े हुए भाइयों को नमस्कार, दूसरी मंजिल पे खड़े भाइयों को नमस्कार, तीसरी मंजिल पे खड़े भाइयों को नमस्कार, चौथी मंजिल पे खड़े भाइयों को नमस्कार, पांचवी मंजिल पे खड़े हुए भाइयों को नमस्कार। मैंने बहुत सारी सभा देखी राजू, मैंने बहुत सारी सभा देखी, बाकी 5 मंजिला सभा पहली बार देख रहा हूँ। मैं हमारे नेताओं से सबसे पहले क्षमा मांगूंगा क्योंकि मेरी सभा अभी इसके बाद जलपाईगुड़ी में है। हेलीकॉप्टर के पायलट का फोन आया कि जल्दी नहीं आए तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, मौसम बिगड़ रहा है, इसलिए सब नेताओं से क्षमा चाहता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं। यह भूमि बहादुरों की भूमि है, यह भूमि आंदोलनकारियों की भूमि है, ये भूमि सुभाष घिसिंग की भूमि है, ये भूमि विमल गुरुंग की भूमि है, ये भूमि बहादुरों की भूमि है, बहादुरों की भूमि। जब मैं गोरखाओं का इतिहास पढ़ता हूं तो गोरखा की बहादुरी शुरू से ही, गोरखा नाम क्यों पड़ा, जब आज मैं गूगल में सर्च कर रहा था, बोले जो गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे वो होता है गोरखा। जब मैंने ब्रिटिश इतिहासकार के बारे में गोरखाओं के बारे में लिखा तो मैं सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा। उस ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा कि हमने हिंदुस्तान में राज किया, हमने बहुत कौमों को देखा, पर गोरखा ऐसा था जो न झुका न टूटा और अपना बलिदान दे दिया। ये भूमि बलिदान गोरखाओं की भूमि है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं खेल प्रेमी हूं, मैं खिलाड़ी हूं। जब मैं सारे खेल को देखता हूं तो फुटबॉल वो खेल है जो दमदार लोग ही खेल सकते हैं, मेरे तरीके लोग नहीं खेल सकते हैं। यदि देश के अंदर सबसे ज्यादा फुटबॉल के खिलाड़ी रहे आज तक तो वो गोरखा रहा, गोरखा। गोरखा बहुत बहादुर लोगों की कौम है। और आज जब मुझे टोपी लगाकर सम्मान किया गया तो मुझे भी लगा कि मैं अपने नाम को कैलाश विजयवर की जगह कैलाश गोरखा रख चुका हूं तो मेरा मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं पहाड़ की एकता को प्रणाम करना चाहता हूं और इसके लिए हमारे नेता मोदी जी को श्रेय देना चाहता हूं कि पूरा पहाड़ मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अपने मन की सारी मलिनें निकालकर सारा गोरखा आज हाथ मिलाकर खड़ा हुआ है, इसलिए आपकी एकता को भी एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जब मैंने कहा कि ये बहादुर की भूमि है तो यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि आतंक बंगाल प्रदेश में कहीं पर हुआ है सरकार का,
इस ममता जी की सरकार का, तो पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा कुचलने का काम यदि किसी को किया है तो हमारे गोरखा लोगों को किया गया है। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि किसी को भी पकड़ लेते हैं, आपने आंदोलन में भाग लिया, जेल में बंद कर देते हैं। इस डर से लगभग इस भूमि के 5000 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़कर बाहर हैं। ममता जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप हिंदी में समझ जाइए। अब आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। ये जो आपने गोरखा आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, इसकी इतनी बड़ी सजा भगवान देने वाला है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर आपकी सरकार सड़क पर होगी, सड़क पर। ममता जी की राजनीतिक उम्र मुख्यमंत्री के रूप में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं सिर्फ 6 महीने की, इससे ज्यादा नहीं। लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव में 42 से लगभग 30 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर। और जब भारतीय जनता पार्टी की 30 सीटें जीतेगी तो आपके आधे मंत्री आपको छोड़कर निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि वो भी आपके आतंक से परेशान है, आपकी तानाशाही से परेशान है। और इसलिए आपकी राजनीतिक उम्र मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा बची नहीं है। और इसलिए मैं उन अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो यहाँ पर पदस्थ हैं, जो यहाँ निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 6 महीने तक हो, सिर्फ 6 महीने बाद घुटने टेकते हुए हमारे पास आओगे तो हमको बताओ। तो इसलिए आपकी जवाबदारी है कि आप निष्पक्षता से काम करिए। आपका काम है कि आप कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें। सिर्फ एक मुख्यमंत्री के नौकर नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप बहादुर व्यक्ति हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश को मजबूत नेता चाहिए या मजबूर नेता चाहिए? यदि मजबूत नेता होगा तो देश को मजबूत बनाएगा। यदि दुश्मन देश की तरफ देखेगा, दुश्मन यदि देश की तरफ देखेगा तो दुश्मन के घर पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का यदि किसी में साहस है तो हमारे देश की सेना में है। और उस सेना को यदि छूट देकर काम करने का अधिकार दिया, उस सेना को सक्षम बनाने का अधिकार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। और इसलिए देश को मजबूत नेता की आवश्यकता है। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी। आप सब जानते हैं, अपनी 16 साल की उम्र में मोदी जी क्या करते थे मालूम है आपको? चाय बेचते। मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको मालूम है। वो चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर। चाय बेचने के बाद जब घर जाते थे और घर जाने के बाद अपनी माँ के पास बैठते थे, उनकी माँ लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाती थी। भोजन बनाते बनाते धुएं से आंखें लाल हो जाती थी, अपने आंसू पोंछती थी पल्लों से, वो पूरे घर के लोगों को भोजन परोसती थी। 16 वर्ष के नरेंद्र मोदी ने अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना की थी कि हे अन्नपूर्णा माँ, यदि मुझे अवसर मिला तो मेरी माँ तो क्या, देश की किसी भी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर जब झंडा वंदन करता है और भाषण देता है तो वहां से घोषणा कर
करता है कि मेरे देश की वो माताएं जो गरीब है, जो लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती है, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम गैस का चूल्हा मैं नरेंद्र मोदी दूंगा निःशुल्क। आज 8 करोड़ गरीब बहनों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए वो गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए एक सपना देखते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 2022 तक मेरे देश का एक भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसके सर पर पक्की छत होगी। इन 5 वर्षों में 2 करोड़ लोगों के हाथ में मकान की चाबी देकर उनके घर में प्रवेश करा दिया। जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि मैं पक्के मकान में रहूंगा, ऐसे 2 करोड़ लोगों के घर में मकान बन गए हैं। 2022 तक इस देश का ऐसा एक भी गरीब नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की। बहुत सारी योजना है केंद्र सरकार की, पर मित्रों इस योजनाओं का नाम पश्चिमी बंगाल में नहीं पहुंच पाता। पश्चिमी बंगाल की सरकार इस विकास के रथ को आपके तरफ दौड़ने नहीं दे रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर विकास का रथ दौड़ना चाहता है, पर पश्चिमी बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है। मालूम है आपको प्रधानमंत्री ने कहा था? कौन है स्पीड ब्रेकर? ये ममता दीदी विकास की स्पीड ब्रेकर है। इस स्पीड ब्रेकर को हटाना है कि नहीं हटाना है? और इसीलिए मैं निवेदन करने आया हूं, इस चुनाव में यह स्पीड ब्रेकर यहां से साफ हो जाएगा पूरे बंगाल से, और केंद्र से चला हुआ रथ का पहिया सीधे बंगाल आएगा और दार्जिलिंग तक पहुंचेगा, और यहाँ के हर गरीब की गरीबी दूर करने का काम मोदी जी का रथ करेगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है और हमारे बहुत सारे वक्ता हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक महिला मुख्यमंत्री है इस प्रदेश की। मैं जब मध्य प्रदेश में राजनीति करता था तो मैं बड़ा सम्मान से देखता था ममता जी को कि मम्मी झंडे नीचे कर लो, पीछे वाले जरा इशारा कर रहे हैं, झंडे नीचे कर लीजिए जरा, पीछे वाला सब नेताओं को देखना चाहते हैं। मैं तो इतना खूबसूरत नहीं हूँ तो मुझे देखना चाहते हैं, पर मंच के नेता बड़े खूबसूरत हैं, इनको देखना चाहते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि मोदी जी इस देश के अंदर गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए और इस विकास के रथ को सब दूर ले जा रहा है। हर व्यक्ति को सम्मान दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। मैं ममता जी को जब दूर से देखता था तो बहुत सम्मान करता था कि कितनी जुझारू महिला है, कितनी सादगी से रहती है, पर बंगाल में आने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी ममता जी ने। इसका प्रमाण देता हूं, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, यदि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो तो मैं समझता हूं सर्व से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ममता जी, यदि आपकी पुलिस आंदोलनकारी लोगों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार करे तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ममता जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब आपसे तो अच्छे लोग कहते हैं सीपीएम की सरकार थी, कम से कम महिलाओं का सम्मान तो होता था। हमने आपको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि सीपीएम की तानाशाही समाप्त हो, पर उससे ज्यादा तानाशाह आप अकेले में किए। तो महिलाओं का मान सम्मान तो नहीं बढ़ा, देश के अंदर सर्वाधिक महिलाओं के साथ छेड़छाड़
होने की घटना यदि बड़ी है तो सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में बड़ी है। ये आपके लिए शर्म की बात है। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी कहा जाता है। मैं आ रहा था तो नारा लग रहा था, जय जय महाकाली, जय जय महाकाली, ये नारा लग रहा था। हमारे यहाँ देवी को, महिलाओं को देवी कहा जाता है, देवी की आराधना की जाती है। पर ममता जी, यदि आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और आपके कर्मचारी कर रहे हो, तो क्या आपको 1 मिनट के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए ये एक वोट जो लोकसभा के चुनाव में आप राजू बिष्ट को डालेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, पर पश्चिमी बंगाल से ममता जी का तानाशाह का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। मैं ये वादा करने आया हूं। और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सब नेताओं को भी सुनना चाहता था, पर इसके बाद मेरी जलपाईगुड़ी में सभा है, मौसम खराब होता जा रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसलिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए दोनों हाथ छोड़ के इस वादे के साथ जा रहा हूं कि अब मैं राजू बिष्ट के विजय होने के बाद यहाँ पर आपको धन्यवाद करने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थ्याङ्क यू कैलाश जी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँको व्यस्तताले गर्दा उहाँ अब आफ्नो यात्रामा निस्किनुहुनेछ र हामी उहाँलाई सेफ जर्नीको विशेष गर्न चाहन्छौँ। र म अर्का वक्ता निम्ताउन चाहन्छु सिपिआइएमका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीज्यू, उहाँलाई पनि आफ्नो सम्भाषण छोटकारीमा राखिदिने यहाँबाट म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय यस महासभा का सभापति महोदय, मंच में आसीन विभिन्न राजनीतिक पार्टी का आदरणीय नेतृत्ववृन्द अनि मनमा दृढ संकल्प लिएर आउनुभएका मेरा आदरणीय जनसमुदाय, यो दार्जिलिङको यसपालिको लोकसभा चुनाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण समयमा भइरहेको छ। आज देशभरिको जनताले यो चुनावलाई ध्यान दिएर नजर दिएर हेरिरहेका छन्। साथसाथै विगत आन्दोलनमा हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रा विदेशका गोर्खाहरूले पनि मुटु ढुकढुक हुँदै यो चुनावको नतिजा पर्खिरहेका छन्। गोर्खाले अब के गर्ने हो? गोर्खाको अहिलेसम्म जुन तरिकाले देशले सोच्थ्यो कि गोर्खाको मस्तिष्क ढकनीले छोपिएको छ, यो ढकनी उग्र कि उग्रेन भनेर नजर राखेर देश विदेशका गोर्खाहरूले आज ध्यान दिएर हेरिरहेका छन्। हामी चुनौतीपूर्ण यस कारण चाहिँ यसपालिको चुनाव, किनभने हामीले 2017 सालमा पश्चिम बंगालको तानाशाही राजको जुलुम आजसम्म पनि भोगिरहेका छौं। हामीलाई एकजना आफ्नो अस्तित्वको निम्ति
आफ्नो चिनारीको निम्ति संविधानले दिएको गणतान्त्रिक अधिकारको निम्ति संविधानमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुलाई माग गर्नु जाँदा सुक्खा रोटी झोलामा बोकेर चिसो एक बोतल पानी मुलाको अचार लिएर आन्दोलनमा उत्रेका ती भाइको बुढी छताछुल्लै पारेको देखेका छौँ। अनि हामीलाई एउटा कुनै पनि आतंकवादी बन्दुक बोकेको हुन्छ, स्टेन गन बोकेको हुन्छ, तर उसले सुक्खा रोटी बोकेर आफ्नो परिचयको माग गर्नु जाँदा उसलाई छटाछुल्लै बनाएको छ। यो आज देश विदेशका गोर्खाले हेर्दैछन्। यो कुरालाई गोर्खाले मनन गर्छ कि गर्दैन भनेर आज हामी माथिको चुनौती, आज बङ्गालको प्रशासन लगाएर हाम्रो मान्छेलाई आतंकवादी बनाएर अचम्मको प्रशासन यहाँ चल्दैछ। न्यायपालिका र कार्यपालिका भिन्न भिन्नै विषय हुन्, आफ्नो आफ्नो दायित्वको कुरा हो। तर आज पुलिस प्रशासनले विभिन्न केसहरू लगाएर जहिले पायो तहिले सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि आज थुनिँदैछ। अनि उमाथि विभिन्न जेलबाट पनि निस्कन नसक्ने कानुनहरू थोपेर गोर्खालाई समाप्त गर्ने एकपट्टि षड्यन्त्र गर्दैछ। अचम्मको कुरा यो तपाईँले याद गर्नुपर्छ। त्यही मान्छे जुन मान्छे सँगसँगै थिए 25 तारिक सेप्टेम्बर 2017 सालसम्म त्यो मान्छे जति केस लागेको छ उसलाई पनि त्यही केस लागेको, तर ऊ आज चौकीमा साइरेन लगाएर हिँड्दैछ, एउटा मान्छेलाई जङ्गल पठाउँदैछ। यो कुन चाहिँ न्याय हो? गोर्खाले आज सोच्न पर्ने कुरा हो। आज जुन उल्टे नीति आफूले केस लगाउँदै पुलिस प्रशासन लगाएर हाम्रो मान्छेको रगतलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। मान्छेको हृदयमा जुन कुरा छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर उसले प्रयास गर्दैछ। आज देख्दैछौँ हामीले एकजना यो देशको प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्ने नेत्री देश विदेशमा देशभरिकै चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनावमा प्रचारमा जानुपर्ने, तर उसलाई कति डर आएको छ। दार्जिलिङको लोकसभा सिट लिएर उसलाई कति डर लागेको छ भने एकजना स्टार प्रचारक ऊ दार्जिलिङमा 4 दिन बस्दैछ, उसले